सभी को नमस्कार और प्रणिपात। आज एच टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अभी 26 और 27 जुलाई को होने वाला है। जैसा जानते भी आप, हरियाणा बोर्ड ने एच टेट का शेड्यूल जो है साइट पर अपलोड कर दिया था। 26 तारीख को इवनिंग में लेवल 3 की परीक्षा है और 27 को लेवल 2 और लेवल 1 ये मॉर्निंग में होनी है, 1 की इवनिंग में होनी है। ये सब बातें आप जानते भी हैं। यहाँ जो वीडियो अपलोड करने का पर्पज़ है वो ये है कि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उसके लिए कुछ उपयोगी तथ्य या पॉइंट मैं बता पाऊँ ताकि तैयारी में कुछ सहायता मिले। ये इस फील्ड की जो पढ़ाई है वो मैंने यहाँ ये आपको इसलिए दिखाया है कि जो आपको गाइड कर रहा है, जो सलाह दे रहा है, कम से कम वो इस फील्ड की तैयारी वाला होना चाहिए। अभी जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं आपको या जो भी बैच परचेज किए हुए हैं आपने XYZ के, उनमें से सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली वो लोग तैयारी करा रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड की परीक्षा कभी नहीं दी है, और ये कड़वी सच्चाई है। ज्ञान बांटना बड़ा आसान कार्य है। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से, उस व्यक्ति से, उसके निर्देशन में कीजिए, उसके मार्गदर्शन में कीजिए जो इस फील्ड की तैयारी कर चुका है। एग्ज़ाम पास वगैरह अलग बात है, लेकिन कम से कम तैयारी करने वाला तो होना चाहिए। जिसका टीचिंग फील्ड से दूर दूर तक वास्ता नहीं है वो लोग तैयारी कराने में जुटे हुए हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। पढ़ाने वाले सभी अच्छे हैं लेकिन जो इस फील्ड से निकल चुका है वो निश्चित तौर पर आपको कुछ बेहतर मार्गदर्शन दे पाएगा। ये 6-7 सर्टिफिकेट है, ये मैं दिखा रहा हूँ। दिखाने का पर्पज़ ये नहीं कि मैंने ये परीक्षा पास कर ली है। आज के जो समय में और उस समय में काफ़ी अंतर था, वो बस इसलिए आज से है कि आप ठीक जगह आ गए। देख लेते हैं एक बार। ये लेवल 1 PRT का है, 2019 का है। एक एक करके एक बार थोड़ी नज़र मार लेते हैं ताकि नंबर का आइडिया भी आ जाए। ये कॉमर्स लेवल 3, ये हिस्ट्री लेवल 3। PGT का जो लेवल 3 का एग्ज़ाम है वो आज भी जो पैटर्न है वो इतना आसान नहीं है। अगर आप लेवल 2 और लेवल 1 का पेपर देखें तो लेवल 3 में थोड़ा ठीक ठाक लेवल आता है जिसमें पढ़ने की ज़रूरत आपको अवश्य पड़ती है। ये हिंदी TGT के लिए है और ये प्राइमरी फिर से ये देखिए 2013 से लेके आपने 2019, 20, 22 तक के शायद देखे होंगे आपने। ये 17 का, ये फिर से प्राइमरी लेवल का है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों की जो परीक्षा है वो पास करके ही मैं आपको कुछ पा रहा हूँ। जो मेरा अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। 2 दिन में 3 परीक्षा भी निकाली हैं क्योंकि लेवल 3 का एक दिन हो गया, जैसे 2 और 1 का एक दिन हो गया। तो थोड़ा संयम आपको रखना पड़ता है इस परीक्षा में। जो 3 अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये है, मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो तीनों लेवल का एग्ज़ाम जिसने भर रखा है वो तीनों की ही तैयारी करे। ये सोच के कि 2 की कर लेता हूँ, एक को ड्रॉप कर लेता हूँ, ये मूर्खता आप ना कीजिए। फीस आप भर चुके हैं, सेंटर आपका वहीं आना है, दूर भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो तीनों की परीक्षा दीजिए। ये प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि तीनों का कैसे निकलेगा। तीनों का आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा सिरदर्दी या ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। तीनों का भर रखा है तो तीनों की ही तैयारी कीजिए। लेवल 1, 2, 3 तीनों की। क्यों? क्योंकि कुछ जो कॉमन पार्ट हैं वो तीनों लेवल पे आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, जब आप तैयार करें इनको तो जो कॉमन पार्ट है उसको पहले तैयार करें। जैसे लेवल 1, 2, 3 का दे रहे हैं या 2, 3 का दे रहे हैं या 1, 3 का दे रहे हैं, जैसा भी आप दे रहे हैं, तो जो कॉमन पार्ट है सब में जो आ रहा है, जैसे CDP है, हरियाणा GK है, रीजनिंग के 10 सवाल हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 सवाल हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, ये वाला जो पोर्शन है यानी कि जो कॉमन पेपर है वो तीनों का, वो पहले तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है जब आप परीक्षा से पहले के ये जो दिन चल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास को आपका ऊपर उठाएंगे कि हाँ इतनी तैयारी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है कि
डेली जो है वो कितनी कितनी देर, अगर मान लिया तीनों लेवल का भर रखा है तो कितने कितने टाइम देना सफिशिएंट रहेगा, तो 2-2 घंटे पर्याप्त हैं। अगर तीनों का भर रखा है तो भी 2-2 घंटे पर्याप्त हैं। 6 घंटे अगर तीनों लेवल का है, 2 लेवल का भर रखा है तो 4-5 घंटे में भी हो जाएगा। 1 लेवल का भर रखा है तो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, जैसे टाइम लगे। अभी क्योंकि एग्ज़ाम में समय है, आसानी से कर पाएंगे आप। 6-7 घंटे तीनों का भर रखा है, और यदि तैयारी अभी तक नहीं की है तो एक पार्ट पे भी 6-7 घंटे देने पड़ेंगे। कई बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा टफ कर दिया जाता है, और आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ का टॉप पार नहीं करनी है कि दूसरों से ज़्यादा आगे और काम चल गया। नहीं, पेपर अगर मुश्किल भी आ गया तो भी 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 यानी कि 60% आपको लेने पड़ेंगे। इस बात का कोई बहाना नहीं कि पेपर मुश्किल था, 90 नहीं आए तो पास नहीं माना जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अपना अपना निकालना है, दूसरे कितनी तैयारी करें क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पेपर अगर टफ आता है तो भी 90 लेके आने पड़ेंगे आपको। जो अदर कैटेगरी हैं उनमें 55 यानी कि 82 नंबर की भी है, जैसे SC कैटेगरी है या PH कैटेगरी है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आपको लेके अपने अपने आने पड़ेंगे, कट ऑफ नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि एक्स्ट्रा सोर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या अभी कंटिन्यू रखे जाएं या नहीं रखे जाएं। एक्स्ट्रा सोर्स का ऐसा है, क्या अभी पढ़ने का समय है, तो मैं कहूँगा हाँ, एक्स्ट्रा सोर्स अभी भी पढ़ सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे किस टाइप का एक्स्ट्रा सोर्स, जैसे आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी में क्या करना है आपको, व्याकरण जैसे पढ़ रहे हैं उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये चीज़ें एक्स्ट्रा सोर्स के रूप में दूसरी बुक रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ चल जाएगा। लेकिन आप अगर साइकोलॉजी का पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा सोर्स किस टाइप का है, ये बात थोड़ी सी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी। जैसे आपने मेन सोर्स के रूप में SK मंगल यूज किया है या अरुण कुमार सिंह यूज किया, कोई भी एक बुक जो मेन बुक हैं वे रेफ़र की होंगी या कोई कोर्स बुक रेफ़र की होगी, तो अब क्या करना है कि जैसे SK मंगल से आप पढ़ रहे हैं तो अब ये दूसरा सोर्स मेन वाला नहीं उठा लेना है। आपने अरुण कुमार सिंह की यूज की है तो अब SK मंगल को की बुक उठा के नहीं तैयारी शुरू कर देनी है। ये बुक पढ़ी है तो इसी की बार बार रिवीजन कीजिए, कोर्स बुक पढ़ी है तो उन्हीं की बार बार रिवीजन कीजिए। जो सफिशिएंट सोर्स है और जो मेन सोर्स आपने यूज किया है उसको चेंज करने का अब समय नहीं है। उसके कुछ पार्ट जो उसमें आपको लग रहा है कि ठीक से नहीं दिए गए हैं वे आप दूसरी जगह से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि शेड्यूल या टाइम टेबल का मुद्दा आता है कि टाइम टेबल कैसे बनाए। टाइम टेबल अपने हिसाब से ही बनेगा, दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करने से जो हर रोज़ आपको लिखवा दिया जाता है 2 घंटे में ये कीजिए, 2 घंटे बाद ये कीजिए, इतने बजे सोइए, इतने बजे उठिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब के लिए अलग अलग मामला है। कोई वर्किंग लोग हो सकते हैं, कामकाजी हो सकते हैं, या जो फीमेल तैयारी करती हैं, घर में भी बहुत काम है, तो उनके लिए शेड्यूल का ये है कि मेन फोकस आपका पढ़ने का होना चाहिए, उसका कोई शेड्यूल नहीं बनेगा। अदर चीज़ों का शेड्यूल बना लीजिए, सबसे अच्छा ये रहेगा। मेन काम आपका पढ़ने का है, जब भी समय मिले पढ़िए, और अदर जो काम हैं उनको बेसिक शेड्यूल बना दीजिए। आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनका शेड्यूल बनाइए, मेन काम का कभी भी शेड्यूल नहीं बनाना है। अगली बात है कि सिलेबस अगर कवर हुआ है या नहीं हुआ है, या मॉक टेस्ट की बात है, उसकी ओर चर्चा कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले इसी को पूरा कीजिए, मॉक टेस्ट नहीं देने अभी। सिलेबस अगर रिवीजन रह जाती है तो एग्ज़ाम हॉल या जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब आपको ये बात पता चलेगी, मन में ये भय रहेगा कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, बेशक मॉक टेस्ट कितने लगा चुके हैं। कॉन्फिडेंस लेवल का ऊंचा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस नहीं हुआ तो सिलेबस को निपटाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। अगला पॉइंट है कि जो हरियाणा जीके है उसका जैसे 10 नंबर की आ रही है, रोल तो इम्पोर्टेंट है ही, और कुछ बच्चे जैसे छोड़ के भी बैठे हैं कि 10 में से कुछ तुक्के लगा देंगे। छोड़ के जाने से अच्छा है कुछ इम्पोर्टेंट कर जाइए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, इसका केवल एक ही सोर्स यूज करना है, एक से ज़्यादा सोर्स यूज नहीं करने हैं। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप,
कोई भी किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसका एक ही सोर्स रखना है। 10 नंबर में 3-4 नंबर की कई बार करंट अफेयर भी आ जाती है, तो उतने काम की वो नहीं रहती है। हर रोज़ आप करंट अफेयर हरियाणा की पढ़ रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, समय ख़राब कर रहे हैं आप। जो करंट अफेयर आनी है हरियाणा की, उसमें 2 सवाल भी आ जाते हैं, कई बार 4 सवाल भी आ जाते हैं, और वे 10 में ही शामिल है, 10 में इंक्लूड है। ये 7 आ गए तो ये 3 आ जाएंगे, ये 6 आ गए तो ये 4 आ जाएंगे, ऐसा होना है। करंट अफेयर को अभी छोड़ दीजिए, हरियाणा जी को कर लीजिए, ये चेंज नहीं होने वाली है। हरियाणा का भूगोल है, इतिहास है, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए। जहाँ से भी अब कोई इतनी भारी भरकम बुक नहीं उठानी है, हल्की सी कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। करंट अफेयर छोड़ दीजिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च कीजिए हरियाणा करंट अफेयर लास्ट 6 महीने की मैराथन क्लास, वो 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास निकल के आ जाएगी। उसको A4 पेपर पे नोट कर लीजिए और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, काम ख़त्म हो गया इसका। अगली बात है कि जो NCERT का जो रोल है, जैसे जो TGT या PGT का दे रहे हैं, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो NCERT मस्ट है, छोड़नी नहीं है किसी भी कीमत पे, कोई कितना भी बताए आपको। जैसे आप TGT सोशल साइंस दे रहे हैं तो उनकी NCERT लेवल 3 का दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का, कॉमर्स का, को जो भी दे रहे हैं, NCERT ज़रूर करके जाइए आप। NCERT नहीं छोड़नी है, पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। अगला पॉइंट है क्या कितनी रिवीजन सफिशिएंट रहेगी, तो ये मैं बता दूं, कम से कम जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनकी 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करनी है। कम पढ़ लीजिए लेकिन अच्छा पढ़ लीजिए, या सुदृढ़ पढ़ लीजिए, ये बात यहाँ भी लागू होती है। 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर करनी है। बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है, रिवीजन एक बार भी नहीं की है तो पढ़ा हुआ बेकार साबित हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात ज़रूरी बता देता हूँ कि यहाँ CTET से थोड़ा अंतर आता है, हिंदी और इंग्लिश की जो व्याकरण या ग्रामर है उनमें थोड़ा अंतर रहेगा। इस एग्ज़ाम में जो HTET का देंगे आप, ग्रामर पे या व्याकरण पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेडागोजी जो लैंग्वेज वाली है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, वहाँ से क्वेश्चन कम है, ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर, ज़्यादातर हिंदी ग्रामर यहाँ आ रही है। तो इस पे व्याकरण पे और ग्रामर पे फोकस कीजिए। पेडागोजी इतनी, जो अगर मान लिया कोई क्वेश्चन आ भी गया है तो वो इतना टफ नहीं आ रहा है, लेकिन व्याकरण अच्छे खासे लेवल की आ जाती है कई बार, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैथ का जो पार्ट है वो, जैसे जो बेसिक मैथ होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर, इसमें भी वही बात लागू होती है जो आपकी इंग्लिश और हिंदी भी लागू होती है। CTET देने जाएंगे, मैथ की पेडागोजी आएगी, यहाँ जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने पड़ेंगे आपको। वो सिंपल क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का है, परसेंटेज का है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पेडागोजी के चांसेस बहुत कम, बहुत ही कम। मैथ आपको बेसिक लेवल का आना चाहिए, नहीं भी अगर उसकी बढ़िया तैयारी हुई है तो बेसिक कर लीजिए। जैसे अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, इनके मेन टॉपिक पे फोकस कीजिए। रीजनिंग का जो पॉइंट है आगे, वो रीजनिंग जो है वो सिंपल आनी है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर जैसे SSC बैंकिंग वगैरह कहीं की रीजनिंग कर रखी है तो वो सफिशियंट है। एक बात ध्यान रखनी है, जो डाइस वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और एक जो वेन डायग्राम के हैं वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी पुट किए जा सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर करके जाइए, नंबर वाले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की बात आती है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाए या मॉक टेस्ट कौन सा लगाए। अभी तक यदि सिलेबस हो चुका है तो मार्केट में जो अवेलेबल है उसी को उठा लीजिए, और मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस बुक की या प्रैक्टिस सेट की रिवीजन, या जो भी आपने टाइम वाइज लगाना है कि इतनी देर में इतना हो रहा है, आपका टाइम सफिशिएंट है, 150 मिनट मिलेंगे आपको, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, टाइम पर्याप्त है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, मैथ में भी एक बात मैं बता रहा था, मैथ में अगर सॉल्यूशन करते समय जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही है लेकिन बेसिक तरीका पता है तो भी आप लगाइए वहाँ टाइम, क्योंकि मैथ में जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसका आंसर साथ साथ मोस्टली पता चल जाता है, तो ये श्योर हो जाएगा कि हाँ ये तो ठीक है।
वहाँ 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका मैथ शॉर्ट ट्रिक जिनको नहीं आ रही है, बेसिक तरीके आते हैं, तो वहाँ सोल्व कीजिए। 1-2 मिनट ज़्यादा लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस बुक ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैंने कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाया है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ऑफलाइन कोई बुक या टेस्ट पेपर ले आए आप, पेपर भी वहाँ ऑफलाइन होना है, दोनों बातें देखनी है आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन का प्रैक्टिस सेट इसलिए आज से ठीक रहेगा। और दूसरी बात यह है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको अंडरलाइन या मार्क करने में और दोबारा रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि यहाँ आंसर देख लिया टेस्ट होने के बाद, हाँ इसका सी था इसका बी था, फिर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफलाइन लगाएंगे तो मार्क करने में आसानी रहेगी। ऑनलाइन लगा रहे हैं तो जो नई चीज़ें आ रही हैं या जो नई चीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप दोबारा रिवाइज कर पाएँ। एक लास्ट पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जो पीआरटी यानी कि लेवल 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो ईवीएस का पोर्शन है, वो ईवीएस सीटेट वाली और एचटेट वाली में यहाँ थोड़ा अंतर है। यहाँ जो फोकस रहता है वो साइंस के क्वेश्चनों पर ज़्यादा रहेगा। तो पीआरटी में यदि ईवीएस का पोर्शन है तो 6ठी से 10वीं की सलाह दूंगा मैं। साइंस और कुछ कुछ टॉपिक भूगोल से भी इंक्लूड हैं। 6ठी से 10वीं नहीं कर पा रहे हैं तो 6ठी से 8वीं तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है, या पहली से 8वीं लगा लीजिए। जो छोटे बच्चों की ईवीएस है, क्वेश्चन वहाँ से कम आ रहे हैं, 6ठी से ज़्यादा आएंगे, 7वीं से आएंगे, 8वीं से आएंगे, 9वीं 10वीं का भी हो सकता है कोई क्वेश्चन पुट कर दिया जाए। तो यहाँ साइंस पे थोड़ा फोकस करना है, मैं मेन बात ये कहना चाहता हूँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, डिटेल में फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, और ये ज़रूर कहूँगा कि अनावश्यक जो तनाव है या प्रेशर है वो लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी टाइम है, जैसे जून का महीना पूरा मिलेगा, जुलाई के भी दिन मिलेंगे, तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है या तैयारी अधूरी लग रही है, अभी पर्याप्त समय है। आप तैयारी आसानी से कर सकते हो और इतने समय में आसानी से निकल सकता है, ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ। चैनल पर यदि आप जैसे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, वो आप पर विवेक पर निर्भर रहेगा। उम्मीद है कुछ जानकारी उपयोगी साझा कर पाया हूँगा मैं। फिर कभी मिलते हैं, धन्यवाद।